नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अभी आप लोगों ने सुना प्रोफेसर दीपक मलिक जी, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। और आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि ग्लोबली मार्केट, वाणिज्य, व्यापार और राजनीति, क्योंकि आज कुछ भी सेपरेट नहीं है। पॉलिटिक्स को आप जोड़ेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उन सब पर उनका एक कमांड है। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि ट्रंप की वापसी, बाजारवाद, पूंजीवाद का जो उसमें जो ठहराव आया है वो, और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान पर। सर, अ, देखिए, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प ने जो नारे दिए हैं, बेसिकली उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट का मतलब होता है मेक कैपिटलिज्म ग्रेट या रिवाइव कैपिटलिज्म इन इट्स ओल्ड ग्लोरी। जो पूंजीवाद जिस तरीके से चलता था उसको फिर से चालू किया जाए, वो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप की ये प्रेसिडेंसी जो है, कुछ मायनों में राष्ट्रीय संदर्भ में, अमेरिका के राष्ट्रीय संदर्भों में शायद कुछ थोड़ा बहुत तरमीम लाए, लेकिन विश्व के पैमाने पे एक इसमें बहुत कोई फर्क नहीं आ पाएगा। और जो पूंजीवाद की जो गति है नीचे चलने की, वो लगभग चलती रहेगी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सेटल नहीं होने जा रहा है जी, ऐसे, क्योंकि आज ट्रम्प जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, तो हम फिर अमेरिका को ग्रेट बनाए, फिर अमेरिका में ही सब इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर दूसरी जगह फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जी, हाँ, तो वो बातें बहुत सेटल नहीं हो पाएंगी। और एक देश के ग्रेट बन जाने से पूरा सिस्टम नहीं ग्रेट बनता है। तो वो अपना उनका ठीक है, एक 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 मुल्क है तो एक मुल्क बहुत ग्रेट बन जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उसमें तरमीम आएगी, लेकिन उससे विश्व आजाद व्यवस्था जो है, विश्व व्यवस्था है, उसको क्षति ही होगी, लाभ नहीं होगा। जी, तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट एक नेगेटिविटी में जाएगा। और इसमें जो अभी रिसेंटली हमारे हिंदुस्तान के संदर्भ में जो आया है, अब हिंदुस्तान में हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही केवल प्रश्न है। एक बहुत बड़े पैमाने पर कुछ एक व्यतिक्रमों को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, लगभग सब लोग सोचते हैं कि साहब, विकास का रास्ता यहाँ पर जो मार्केट और पूंजीवाद के माध्यम से ही है। पॉलिटिकल पार्टीज भी सोचती हैं, ये जो रीजनल पार्टियाँ हैं, जी, जी, ये लगभग इसी तरह सोचती है, उनकी कोई वैचारिक नहीं। हमारे पास रेफरेंस के लिए केवल सन 55 का आबादी कांग्रेस है, जिसको कोई पढ़ता नहीं, जिसको कोई परवाह नहीं करता। वो इतिहास के जिसे कहते हैं अंधेरे में वो गायब हो गई है बिल्कुल से। कि हम एक नया रास्ता भी पकड़ सकते हैं, कुछ रास्ता बना सकते हैं, इसकी बात नहीं उठ रही है। लेकिन देखिए, कई चीज़ें कैसे रिटर्न होती हैं। अब जैसे कि गुट निरपेक्षता नेहरूवियन पॉलिसी थी। आज भारतवर्ष को खूब गाली दिया उन्होंने, नेहरू को बहुत कुछ कहा, जब तक भाजपा पावर में नहीं आई थी, संघ परिवार पावर में नहीं आया था। आज जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, सब मिला जुला के गुट निरपेक्षता का एक बहुत रद्दी मॉडल को वो रख रहे हैं। गुट निरपेक्षता के तो उदात्त उद्देश्य थे कि तीसरी दुनिया को इकट्ठा करना, उनको समृद्ध बनाना, उनको पावरफुल बनाना, और ये जो पूरी की पूरी एक युद्ध का माहौल है उसको ख़त्म करके शांति का माहौल बनाना, झगड़ों को सेटल करवाना। इसकी जगह पे ये तो आज की तारीख में जो गुट निरपेक्षता ये कर रहे हैं, इसमें जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिज्म दिखलाई पड़ती है। जी, आज जयशंकर की जो विदेश नीति है उसमें दिखलाई पड़ता है कि वो सभी देशों से कहते हैं भाई कि हम सभी से रिश्ता रखेंगे, चाहे अमेरिका से भी रिश्ता करेंगे, रशिया से भी रखेंगे, चीन से भी रखेंगे, ब्रिक्स में भी रहेंगे, अमेरिका के साथ क्वाड में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे आप।
तो ये अपॉर्चुनिज्म है, ये गुटनिरपेक्षता नहीं है। लेकिन ऊपर से देखने में लगेगा कि जैसे हम न्यूट्रल हैं, वो है। लेकिन ये चीज़ें बहुत सस्टेनेबल नहीं है, बहुत कायम नहीं रह हाँ, सकती हैं, हाँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ आधार होना चाहिए। तो एनीवे एक तो बात ये है। दूसरी बात जो हुई है, अभी एक घटना हुई है, इसमें खासतौर से भारतवर्ष में बड़ी चर्चित बात हो रही है, वो अडानी साहब के विकास के बारे में। हाँ, अडानी साहब के हम कहेंगे अद्भुत उनका जो विकास हुआ है, अद्भुत उनको जो समृद्धि मिली है, उसके बारे में। अडानी साहब को अभी अमेरिकन कोर्ट ने उनको बाकायदे उन पर इल्ज़ाम लगाया है, उन पर केस चलने वाला है कि उन्होंने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करके उन्होंने घूस दिया है, और घूस के माध्यम से उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज किया है कि हम बहुत अच्छा व्यापार करने जा रहे हैं, और काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टर्स के माध्यम से। अब ये जो बातें उठी हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका में कानून है कि अमेरिका में प्लस माइनस सब कुछ है, बहुत कुछ है। टाइम टू टाइम वहाँ पर चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, और पूंजीवाद का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण, मरकज़ होने के कारण उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ चीज़ें जाती हों उसमें। जैसे एक अमेरिका में एक चीज उठती रही है जो जिस जो 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 इस चर्चा के बाहर है, लेकिन मैं उसको कहना चाहूँगा। जैसे कि बहुत बड़ी मोनोपोली हो जाए अगर किसी कंपनी की, जी, तो उसको वो मोनोपोली तोड़ते हैं, उसके लिए कानून है अमेरिकन कानून, बाकायदे उनके कांग्रेस में, संसद में है। उसको एंटी ट्रस्ट लॉ वगैरह करते हैं, एंटी ट्रस्ट वो है उनके पास कानून वगैरह, वो सब सारी चीज़ें। जैसे आजकल बात उठ रही है गूगल और कुछ कंपनियों को तोड़ने की बात उठ रही है, क्योंकि इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया। जी, कोई चीज़ इनसे छुट्टी नहीं है, आप पूरे चारों तरफ उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये देखिए, ये जवाहरलाल ने भी किया था सन 55 में, जब आवादी कांग्रेस में ये सब फैसले हुए थे, तो एंटी मोनोपोली एक्ट बाकायदे हमारा पड़ा हुआ था, जो आजकल गायब हो गया, जिसको ख़त्म कर दिया है हमारी नई सरकारों ने। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं इसलिए बनती हैं, अमेरिका में इसलिए बनी, और हमारे यहाँ क्यों गायब हो गई। अमेरिका में इसलिए बनी कि एक कंपनी का बहुत बड़ा वर्चस्व हो जाएगा तो वो मालिक हो जाएगा, और ये बात सही है। अमेरिका में शायद प्रेसिडेंट से ज़्यादा मजबूत एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन होता है। प्रेसिडेंट उसकी बात सुनकर ही कुछ फैसला करता है, प्रेसिडेंट वहाँ सेकेंडरी पोजीशन में आ जाता है। कॉरपोरेशन का जो उद्देश्य है दुनिया में कब्जा करने का, बाजार कर, लगभग उसी तहत वो काम करने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ भी अब होना शुरू हो गई है। ये पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी। पहले राजनीति डिक्टेट करती थी, माने उद्योग को, उद्योगपतियों को, अब तो कारपोरेट डायरेक्ट कर रहा है। पूंजीपति डिक्टेट करता है सरकारों को। आज के तारीख में कितनी एक दैन्यता है, हमको दिखलाई पड़ता है कि अडानी साहब पे एक खुले आम पे बाकायदे एक केस चल गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और बहुत मजबूत केस, ऐसा कोई हवाई केस नहीं है, एक मजबूत केस है। उसमें भारत सरकार कोई बहस नहीं होने दे रही है। बातचीत आज थोड़ा बहुत तय हुआ है, झगड़ों में बातचीत होगी, लेकिन बात ही किस तक हो, और उसमें एक टका सा जवाब रहेगा, चुड़ल जवाब रहेगा कि वो तो हमारा नहीं है, वो तो अमेरिका का है मामला, तो वो सिर्फ करेंगे जैसा होगा, ये हमारे चिंता का विषय नहीं है। बस इतना मैं जानता हूँ, यही उसका लुबेलुआब जो मंत्री जवाब देंगे या प्रधानमंत्री जवाब देंगे, वो ये देंगे। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो यही जवाब देंगी कि ये बात अमेरिकन कोर्ट्स तय करेंगी, दिस इज नॉट आवर जुरिस्डिक्शन। और प्रश्न ये है कि ये अडानी प्रकरण होता क्यों हुआ? ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था उसका ही एक नतीजा है। नतीजा इस मायने में है कि देखिए, एक बात जो हुई है, पहले हिंदुस्तान का जो पूंजीपति था वो
अपने व्यापार करने के लिए पूंजी लगाता था, पूंजी यहीं से संचय करता था, बैंकों के माध्यम से, तमाम जगहों से इकट्ठा करके लोगों से, शेयर मार्केट में ना रख के। अडानी ने जो किया है कि उन्होंने पूंजी अमेरिकन मार्केट से, खासतौर से अमेरिकन मार्केट से, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से पूंजी इकट्ठा किया है। जी। तो आप जब बाहर की पूंजी इकट्ठा करेंगे, आपकी जो कंपनियां वहाँ पर रजिस्टर होना शुरू करेंगी, वहाँ से करेंगे आप, तो आपको उनके कानून भी झेलने पड़ेंगे। हाँ। और उसमें कोई भी बहुत ही नहीं है। तो उनके यहाँ एक कानून रहा है कि आप इन्वेस्टर को आप अंधेरे में नहीं रख सकते, उसको धोखा नहीं दे सकते। धोखा देना ये पूरी बात, माने पूरी बात चाहता है कि भाई इन्वेस्टर की रक्षा हो। हाँ। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही पूरी बात चलता है। तो इन्वेस्टर को आप नहीं झूठ बोल सकते हैं ये सब कि हाँ ये वो। तो उन्होंने विचार लगाया है कि आपने इन्वेस्टर्स को झूठ बोला है और आपने घूस देकर यहाँ पर बिजली अपनी बेचनी शुरू की है। और वो बिजली बिक नहीं रही थी, लेकिन आपने घूस दिया है सब जगहों में, जिससे ये बिजली, इस पर करारनामा हुआ है, परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये एक केस बन गया है अमेरिका। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टर्स को तो ये बताया नहीं हाँ। कि आप वहाँ पर काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बात बता रहे हैं। तो आपने तो इन्वेस्टर को कहा कि वो हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, हमारे लिए सब लोग राजी हैं, सब वो हैं। आपने इसका कहीं कोई सुराग नहीं दिया कि इसमें बहुत सारा एक्सरसाइजेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब स्वाभाविक है कि कोई कंपनी ये नहीं करने जा रही है कि साहब हम घूस देने जा रहे हैं, लेकिन आप उसको तमाम तरीके से दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इंसेंटिव हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस पर एक मुकदमा क्या दायर हो गया कि भाई आपने तो, अब इस बहाने हुआ क्या कि आपने नहीं बताया, तो हाँ इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी हो गया, काफ़ी पैसा लोगों ने लगा दिया। हाँ। अच्छा खासा पैसा लगा दिया उसमें कि भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगी, ये है वो है। तो ये एक जिसे कहते हैं इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट की रक्षा के लिए उन्होंने ये मुकदमा डाल दिया। और उनका एक्ट भी है कि कोई कंपनी अगर विदेशों में इस तरह से करे और अपने इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रखे, तो इट विल बी लायबल फॉर वो दंड उसको मिलेगा, इसका है। तो अडानी साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, आप बाहर से पैसा उठाएंगे और बाहर ही पैसा लगाते भी हैं वो। उनका जो अडानी ग्रीन जो फंसा है इसमें सबसे ज़्यादा, तो उसके मैक्सिमम जो अडानी ग्रीन के काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो हैं भारतवर्ष में तो हो ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी वो बहुत कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को। और इतने बड़े तादाद में, ये आप सोचिए कि ये एक मिरेकल है, जिस हम ये भी बात कहना चाहेंगे कि इसकी चर्चा भी हमारे देश में भी नहीं हो पाती है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा भी नहीं जाता है। हमको जहाँ पर कहीं पर एक बार मैंने पढ़ा था कि जिन दिनों नरेंद्र मोदी नहीं थे, मतलब वो एक साधारण संघ परिवार के कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उन दिनों अडानी जी के लंब्रेटा स्कूटर के पीछे ये चल के पूरे अहमदाबाद घूमते रहते थे और उनके साथ रहते थे। ये हम यूँ नहीं कह रहे हैं कि हमने अपने मन से कल्पना कर ली, मैंने कहीं पढ़ा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और बहुत स्वाभाविक, लंब्रेटा हमारे पास बैठा स्कूटर। जी। मैं यूनिवर्सिटी लंब्रेटा स्कूटर से जाता था, लेकिन मैं तो नहीं अडानी बन पाया। तो लेकिन अडानी क्यों अडानी बन गए, कहाँ से बन गए? उसमें बड़ी भारी भूमिका एक तो नरेंद्र मोदी ने की है। अगर लोग हम याद करें तो 2014 का नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव जीता था, उसमें कहीं अगर फोटो भी निकाल कर देख लें उस समय का, तो एक हवाई जहाज दिखलाई पड़ेगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया था। हाँ। और उस पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अडानी हवाई जहाज के ऊपर। उनका व्यक्तिगत हवाई जहाज था, बड़ा हवाई जहाज था, उसी हवाई जहाज से उन्होंने पूरा कैंपेन किया। तो अडानी से उनके बिल्कुल से जिसे कहते हैं कि
रक्त नाड़ी संबंध जैसे जैसे होते हैं उस तरह का संबंध जी है, जी कोई साधारण संबंध नहीं है, असाधारण संबंध है, और इसीलिए उनकी असाधारण प्रगति भी हुई। हाँ अडानी को वो किस हद तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अडानी और ये दोनों लोग लम्ब्रेटा स्कूटर के पीछे जाते थे जिसमें अडानी का कुछ नहीं था। उनके पिताजी हीरा के व्यापारी थे, हीरा का व्यापार गुजरात में बहुत लोग करते हैं, वो भी करते थे, बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, मॉडरेट किसी भी व्यापारी थे। अडानी ने खुद एक हाई स्कूल के उद्घाटन के वक्त कहा कि देखिए हमारी तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन हम लगभग हाई स्कूल में थे तो उसी वक्त हमने एक हीरा बेचा था एक जापानीज को, और उसने हमको 10,000 रुपये दिया, हीरे का एक टुकड़ा बेचा था। अब इसमें अडानी ने पूरी सूचना नहीं दी, इसका मतलब उन्होंने धोखा दिया था शायद उस जापानीज आदमी को जो खरीदा था उनसे, और उस बड़े खुश थे कि ये इतना बड़ा उनको अचीवमेंट हो गया, या जो भी हो बहुत हाई प्राइस उनको लगाया था। ये हीरे का व्यापार गुजरात में चलता है, हीरा काटने का खास तौर से। ये कुछ शहर हैं, सूरत है, हाँ वहाँ बाकायदे हीरा काटने का ही है, बहुत कम जगहों में है। मैंने कम जगहों में, आप समझिए कम जगह में, दुनिया में बहुत कम जगहों में ये काम होता है जो गुजरात में हीरा काटने का काम होता है। तो ये एक ख़ास किस्म की का स्किल है, ख़ास किस्म का वो है जो 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 गुजरात के कुछ लोगों के पास है ये स्किल। तो ये मैंने कितने छोटे व्यापार में थे, और आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कहाँ खड़े हैं जी कि वहाँ से वो उन्होंने अपने विकास की यात्रा के बारे में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताना शुरू किया था कि देखिए भाई हमने यहाँ शुरू की, लेकिन यहाँ से आपने शुरू की बड़े दूसरे आधार पर शुरू की थी, और वो बात अभी भी आज भी है, जो ये है कि लोगों को एक तौर से बहुत साफ शब्दों में कहा जाए ठगना, ठगी के आधार पर पूरा एक पूंजीवादी साम्राज्य बनाना। लोग उन उद्योग में आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ठग के आते हैं सब लोग, हाँ उसमें बहुत तरीके से लोग आते हैं, और अभी तक का जो इतिहास रहा है, जैसे अभी रतन टाटा की मृत्यु हुई है, जी, जी, उनका टाटा इंडस्ट्रीज अभी तक का आज की तारीख में सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन एग्जैक्टली ठगी से उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने माल बेच के अपना अलग अलग प्रोडक्शन के एरिया में जाके बहुत एडवांस ढंग से मैनेजमेंट करके तमाम डिटेल्स करके, उनके जमशेदपुर के कारखाने का भी रिकॉर्ड है, सारे हिंदुस्तान के कारखानों में बहुत सारे स्ट्राइक्स खासतौर से 70, 80 और 90 के दशक में होते रहे, उनके यहाँ नहीं होती। तो वो स्ट्राइक इसलिए नहीं होती थी कि वो मजदूरों को, बाकी लोगों को भी ठीक ठाक वेतन देते थे, उनकी डिमांड्स को सुनते थे, नेगोशिएट करते थे वगैरह वगैरह। तो इस वजह से हुआ ठगी से पैसा पूरा नहीं कमाया है उन्होंने। तो ये जो है कि इनका शुरुआत से एक जो शुरुआत ही हुई है वही ठगी से हुई है, वही शुरुआत से ही वहाँ पर जो श्री गणेश हुआ है। तो इन्होंने एक तो ये किया जिसपे ये अमेरिका में अभी आज की तारीख में एक अभियुक्त बन चुके हैं उसमें। दूसरी बात ये है कि अडानी के ऊपर हमारे यहाँ जो दो उदाहरण हैं जिसपे एक तो जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड जो मुंबई में है, जिसकी सेबी, हाँ सेबी, माधवी बुच, माधवी बुच। तो माधवी बुच के पास अडानी के केसेस गए थे, पहले से कायम थे, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं। वो तो पहली जो वो रिपोर्ट जो आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद तो उसी में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपने क्लीन चिट दिया। हाँ, तो क्लीन चिट जो दिया तो ये यहाँ शुरू होता है, ये क्लीन चिट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। दूसरा, अडानी ने इस दौर में एयरपोर्ट्स को लेना शुरू किया जी। बम्बई एयरपोर्ट की कहानी है कि बम्बई एयरपोर्ट को उन्होंने ले लिया, और अभी भी बहुत सारे एयरपोर्ट पे उन्होंने लाइन लगा के रखी है, लाइन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो लेकिन
मुंबई एयरपोर्ट उनका हो गया है, और बहुत सारे दूसरे एयरपोर्ट भी उनके हाथ में आ गए हैं। लेकिन ये बाकायदे जो एग्जिस्टिंग कानून थे उस कानूनों को तोड़ के इनको इस दौरान में, इस सरकार के दौरान में दिया गया। क्योंकि एक एयरपोर्ट चलाने के लिए जो भी एक संस्था बनेगी उसके लिए कुछ आवश्यकताएं थी, कुछ उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। कोई कि भाई उस बिजनेस में रहे हों, आप एविएशन बिजनेस में रहे हों, आपका एक लंबा अनुभव हो 20-25 साल 30 साल, उसमें टाटा तो आ सकते हैं क्योंकि उनके पास एयर इंडिया था जी। लेकिन अडानी कहाँ, तो हमारे लम्ब्रेटा स्कूटर वाले दोस्त हैं जी, तो वो कहाँ से आ गए, तो सवाल यार है। वो तो आज से 30 साल 40 साल पहले तो उनके पास लम्ब्रेटा स्कूटर थी, कुछ था नहीं। टाटा के पास तो टाटा के इनके पिताजी माने इनके जो चाचा थे JRD टाटा का फोटो है, सन 30-32 का फोटो है, हवाई जहाज खुद उड़ाते थे जी। लेकिन पहला पोस्ट लेके आए थे लंदन से हवाई जहाज, एयर इंडिया का बनाया था उन्होंने। तो ये जो है उस पूरे के पूरे कानून को तोड़कर इन्होंने एक इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये सब एक दिखलाती है कि किस तरह से हम माने पूरी की पूरी अर्थतंत्र को, जो एक एयरपोर्ट बनता है, कुछ भी बनता है, हवाई जहाज का पूरा उद्योग बनता है, तो वो उद्योग बनने में वो जो सन 55 का नेहरूवियन डॉक्ट्रिन था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रीज का बनाना, उसके सहारे हवाई जहाज भी बनती है, एयरपोर्ट भी बनता है, सब कुछ बनता है। उस सब चीज़ों को बिल्कुल से कानून को तोड़ के सारा जो कुछ हमारा अचीवमेंट हुआ था उसको, केवल एयरपोर्ट ही क्या, मैंने आप डिफेंस में चले जाइए तो जो काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती थी वो आप लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी ये कहा गया था कि इसका कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, बावजूद उसके सब कुछ आपके पास है, पोर्ट है, डिफेंस है, एयरपोर्ट के साथ पोर्ट भी आपका है, बिजली भी आपकी है, क्या कुछ बचा है जो कि इनके पास नहीं है? वही जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि इतने डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज और इतने क्विकली एक जनरेशन में, जी भाई टाटा को डेवलप होने में 100 साल लगे हैं। हाँ। और ये जब हम लम्ब्रेटा स्कूटर में थे तो ये भी लम्ब्रेटा स्कूटर में थे, और टाटा को बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी उन्होंने देखे तो देखना पड़ा ना। लेकिन लम्ब्रेटा स्कूटर में हम भी थे, वो भी थे जी। वो कहाँ चले गए? तो वो बात जो है कि एक इंडस्ट्री के बनने में, एक पूंजी के बनने में, एक पूरी एक्सपर्टाइज के बनने में तमाम चीज़ जो होती है वो सब चीज़ों को कितनी क्विकली डांट कर ये आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक बात प्रूव होती है कि ये जो इनका लिंक है शासन सत्ता में वो बहुत मजबूत है, और अडानी का पूरा डिफेंस ये सरकार कर रही है, करेगी। अभी तक तो वो सवाल नहीं उठाने दे रहे थे, इसलिए संसद नहीं चल पाई थी। ठीक है, अब थोड़ी बहस होगी, बहस होगी तो क्या होगा, MPs हमारे बोलेंगे, राहुल गांधी भी बोलेंगे, बाकी पता नहीं बाकी कितने लोग बोलेंगे। बाकी तो स्थितियाँ जैसे आपने थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि पूंजीपति जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है, तो वो स्थिति तो इंडिया में भी आई चुकी है। अडानी डायरेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ये एक परिवर्तन है, एक नया ढांचा आ गया है बिल्कुल से, और इस पर कोई बोलने वाला भी नहीं, इसको बोलने वाला नहीं, थ्योरिटाइज भी नहीं करने नहीं। ये जो अचानक परिवर्तन हुआ है जवाहरलाल के पीरियड में, उसके बाद इंदिरा जी के भी पीरियड में, उसके बाद के पीरियड में भी करीब करीब एक पूरा 40-50 साल का दौर है, 50 साल का, जिस दौर में राजनीति के तहत पूंजी या उद्योग या इन सब चीज़ों का एक ढांचा बनता था, उनके विकास का क्रम बनता था, सब कुछ होता था, और डिक्टेशन राजनीति से होती थी। हाँ। डिक्टेशन राजनीति का मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि राजनीति में कौन पैसा खा रहा नहीं खा रहा, घूस रहा, उसकी बात नहीं। राजनीति का मेरा मतलब होता है कि आम जनता की सुख सुविधा के की जो बात बनती थी उसके तहत फैसले होते थे। वो फैसला उलट गया है। अब हमारी जो कंपनी है, हमारी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो, मैक्सिमम हमको फायदा हो, उसके तहत हमारा जो
प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे जो दूसरे मिनिस्टर हैं, वो भी बात करेंगे। नहीं, अब जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग देखते हैं कि नेहरूवन पीरियड में जब आज़ादी के तुरंत बाद, जब तक चीन का आक्रमण नहीं हुआ था हिंदुस्तान पर, तब तक बराबर ये नेहरू जी से डिमांड होती थी, जो साइंटिस्ट थे हमारे साराभाई जी और उनके साथ, कि हम लोग भी बम बनाएं, एटम बम बनाएंगे। वो बार बार इसको नेग्लेक्ट करते रहे। लास्ट में जाकर के उनको जब ये समझ में आया कि इसके ये बहुत नेसेसरी हो गया है, इसके बिना कुछ काम नहीं, मैंने कहने का मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स उनको डायरेक्शन देती थी, अब वो पॉलिटिक्स को डायरेक्शन देने लगे, एकदम रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये अडानी को लेकर बनी है। अडानी का कॉन्ग्लोमरेट जो है, मतलब विभिन्न उद्योगों का जो एक पूरा ढांचा बना है, वो अब करीब टच कर रहा है टाटा को, जो 100 साल में बना है, और ये 20 साल 25 साल में इन्होंने बनाया है। तो इसके पीछे की कहानी आनी चाहिए, कहाँ से बना, गुजरात से बना। गुजरात में कौन रहे उस समय पावर में? नरेंद्र मोदी वगैरह वगैरह सब जोड़ करके 2014 का चुनाव कैसे लड़ा गया, किसके फाइनेंस पे, किसके पैसे पे, किसके हवाई जहाज पे चढ़ के लड़ा गया, और क्यों हिंडनबर्ग फैसले के बाद, हिंडनबर्ग एक्सपोजर के बाद क्यों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्लीन चिट दिया गया सारे इंस्टीट्यूशन से। और शायद इस बार भी यही होगा। हाँ। यहाँ से कहा जाएगा कि हमारा मामला नहीं है, अमेरिका का मामला है। और अमेरिका को इन्होंने बाकायदे जो अभी नोट दिया है, आज ही शायद अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश के, ये हिंदुस्तान के प्रगति को रोकने का एक रास्ता है। इस तरह से किया गया है। अमेरिका ने उसको जवाब दिया है कि भाई हमारे यहाँ एक माने कुछ कानून है, कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, उसके तहत हम लोगों ने इस कदम को उठाया है। तो आप क्या कानून और फ्रीडम प्रेस की तो आप परवाह करते नहीं। तो आप तो वो देखिए एक बातें इस हद तक आई हैं। और अभी जो दिक्कत जो हुई है, पर्टिकुलरली आपने एक प्रश्न उठाया था इंडिया अलायंस का भी, कि इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ढीला ढाला हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद काफ़ी आशा जगी थी, और थोड़ा बहुत उसका नतीजा भी दिखलाई पड़ा। हाँ, लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा दिखाई पड़ा। तो उसकी जगह पे अब प्रांतीय चुनाव में बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिल पा रही, ये सब बातें हो रही। इसके बावजूद की आशा की जाती थी, और जिस तरह के हालात थे कि उसमें अच्छा कुछ होगा, जैसे हरियाणा लगभग सब लोग श्योर मानते थे। यहाँ एक चीज पूछना चाहूँगा सर, वो भी अडानी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ है, और उसका जो रिजल्ट आया है, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था धारावी की जमीन, जो कि अडानी को दे दी गई है। एक तरफ से 1 करोड़ बावजूद इसके उस पूरे इलाके में इंडिया गठबंधन साफ है। मतलब वोटर्स के ऊपर भी सतही तौर पर अगर देखा जाए तो वोटर्स के ऊपर भी ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि हमारी जमीन छीनी जा रही है और छीन करके एक पूंजीपति को दी जा रही है, हम क्या करेंगे। हम तो भाई वो तो हैंड टू माउथ है। और दूसरा वो धारावी जिसके बारे में ये हिंदुस्तान के भीतर ये भी एक सोच है कि वो धारावी ही है जो कि चीन का मुकाबला कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, सस्ते गुड्स ले आकर के। और इससे अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिया, तो जो आप बात कर रहे थे अमेरिका की, जो ट्रंप ने उसको रीड किया, आज इंडिया की स्थिति वही है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अडानी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका कोई नहीं। केवल असेंबल करके वो चीन का माल हो, ईरान का माल हो, इराक का माल हो, चाहे वो डिफेंस हो या अदरवाइज कुछ भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है।
जो जिसको कि राहुल गांधी बार बार उठा भी रहे हैं कि हमारे पास वो सेक्टर ही नहीं है, उसको उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो आखिर एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? अडानी तो दे नहीं सकते हैं, उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत, बावजूद इसके पब्लिक भी नहीं समझ पा रही है। हम तो यही कहेंगे, अब वो दूसरी चीजें जो हैं वो चुनाव आयोग और मशीन और वो एक अलग चीज है, अगर उसका हम उसको नजरअंदाज हाँ करें तो- उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये- कम से कम पब्लिक को तो समझ में आना चाहिए ना कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमको कुछ आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो पॉलिटिक्स में जो इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ रहा है उसका हमको साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई चीज नहीं है। उसमें देखिए, जैसे महाराष्ट्र के संदर्भ में जैसे कुछ खबरें आई थी कि जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके बिना भी महाराष्ट्र नहीं सोचा जा सकता आज की तारीख में भी थोड़ा बहुत, तो शरद पवार ने अडानी को डिफेंड किया था। हाँ, तो अब अगर आपके भी कॉम्बिनेशन में इस तरह की बातें होंगी कि आप नहीं करेंगे, तो वो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाएगी। हाँ। तो जनता बेचारी समझ नहीं पाएगी। तो उसमें कुछ तो जनता का भी दोष है कि उनको इस बात को खोद के निकालना चाहिए था। कुछ दोष ये पूरी पॉलिटिकल अलायंस का भी है कि इसने इस बात को रखा क्यों नहीं, और क्यों हमारी पूंछ दब जाती है कि हम इस बात को नहीं रख पाते हैं। अब अडानी से बहुत सारे लोग जो रीजनल पार्टीज हैं, देखिए ये मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, रीजनल पार्टीज जो हैं उनके इकोनॉमिक्स का ढांचा जो है वो वहाँ न नेहरूवियन है, न सोशलिज्म है, न पूंजीवाद भी नहीं है, जी। कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ ये है कि हमको मैक्सिमम मिले, हाँ, हम किसी तरीके से अपना कुछ पैसा वैसा दे के लोग को कर लें। तो ये रीजनल पार्टीज का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसने इस तरह के भ्रष्ट पूंजीवाद को भी बहुत ज़्यादा जी, आगे बढ़ाया है, और लोगों में वो इस बात को रखते नहीं। आप पार्लियामेंट के बहसों में देखिए तो रीजनल पार्टीज कभी भी इस तरह के प्रश्नों को बहुत मजबूती से नहीं उठाते हैं, कोई नहीं। एक आध लोग सिरफिरे लोग होते हैं, उसमें कहीं कुछ बोल दिया, लेकिन एज ए पार्टी एज ए स्ट्रक्चर नहीं उठाते। थोड़ा बहुत लेफ्ट करती है, लेफ्ट का आजकल लिमिटेशन है नहीं वहाँ पर। राहुल गांधी ने इस दौर में उसकी क्षतिपूर्ति की है। उन्होंने शुरू से ही अडानी और इस चीज़ों को काफ़ी बातचीत की है, लड़ी है। तो एक जो पार्लियामेंट के अंदर भी डिटरेशन आया है, हाँ। संसद के अंदर, और उसमें डिटरेशन एक तरफ तो बहुत डिटरमाइंड एफर्ट है, एक अडानी ट्रम्प ये जोड़दार के नरेंद्र मोदी इस तरह के नए ढांचे को बनाने का, और दूसरी तरफ एक बहुत कमज़ोर ढांचा है जिसमें बातें उस तरह से बहस में नहीं आ पा रही हैं। अगर हम आज की तारीख के संदर्भ में अगर हम सन 60 के सन 70 के पार्लियामेंट के बहसों को देखें तो बड़ी तीखी बहसें होती थी। जी, गलत सही अलग चीज़ है, उसमें बहुत सारी बहसें हम समझते हैं बहुत फायदेमंद नहीं थी, लेकिन तीखी बहसें होती थी, और बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर माने जाते थे कि बाकायदे वो तैयार होके जाते थे। हाँ। उसमें आज की तारीख में कोई संसद में दिखलाई नहीं पड़ता है कि जो पूरा फैक्ट फिगर्स को लेके इसको बात करें। तो ये कमजोरियाँ हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आई है, और उसकी वजह रीजनल पार्टीज का एक बड़ा भारी खित्ता जो बना है, वो इस पर बिल्कुल साइलेंट रहना चाहते हैं, कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। वो अडानी का फायदा ही उठा लेंगी उसमें। हाँ, वो कहीं इससे अलग नहीं रखना चाहती हैं। तो ये जोड़ जाड़ के जो एक जैसे उनका एक पोलराइज्ड बहस संघ परिवार चलाती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह और भी चीज़ें चलाती है। हम भी एक पोलराइज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल बहस चला, बिल्कुल। हाँ, तो वो आइडियोलॉजिकल बहस तो नहीं चला पा रहे। अब एक आदमी के बोलने से ठीक है, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने किया स्पीच में बात भी की, अडानी के बारे में शुरुआत में उन्होंने ही बात की। कई चीजें राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि डायलॉग्स उन्होंने स्टार्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन पर लेकर के, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर डायलॉग करना शुरू किया। अडानी को लेकर के वो लगातार हमलावर है ही हैं, लेकिन ये जो आपने सही कहा कि आरएसएस जो कर रही है
और जो बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो चीज, वो आइडियोलॉजी के बेसिस पर जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने जो एक चीज कही थी कि हमको, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, हमारी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। आइडिया ऑफ इंडिया का। हाँ, आइडिया ऑफ इंडिया। तो आइडिया ऑफ इंडिया। वो आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ एक आदमी के बस से होगा नहीं। और दूसरी चीज ये भी है शायद कि वो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस में ही आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है। वो सबसे अपनी बड़ी बात वही है जो मैंने कही थी कि जवाहरलाल के पास पार्टी नहीं थी। जी, आज राहुल गांधी का भी वही, हाँ, उनके पास पार्टी नहीं है, वो अकेले बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस में बाकी जो मेंबरान हैं, एक तो बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं, बहुत कम बोलते हैं इस सवाल में, और बाकी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के, तो वो लोग तो बोलते ही नहीं, बिल्कुल एकदम चुपचाप है इस सवाल में, क्योंकि सब लोगों ने अपना मुआहदा उनसे कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है। हाँ। अडानी से ही किया, अडानी से सब लोगों का आया गया। इस मायने में जो बीजेपी में वो जो कौन त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी और दो एक लोगों ने जो काउंटर पोज किए हैं, डिफिकल्ट है उसको फेस करना, इजी नहीं है। बात तो उन्होंने सही कही। ये बात जरूर है कि हम कह सकते हैं भाई कि आप ही ने तो तैयार किया है ये मसीह, आप इस दायित्व को, इस पूरे के पूरे उसको निर्माण करने के जो निर्माणकर्ता तो आप हैं, तो आप क्या दूसरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? लेकिन ब्लेम तो यहाँ भी आता है कि भाई आप भी उसमें। तो ये जो फिर अगर एक ब्रॉड पैमाने पे आए तो ये जो पूंजीवाद का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते को लेके हम हिंदुस्तान को नए तरीके से बनाने की बात नहीं कर सकते हैं। जो सन 55 में जिस तरीके से एक रास्ता तय किया, हम ये नहीं कहते हैं कि नेहरूवियन उस आबादी कांग्रेस के फैसले में बिल्कुल से अविकल उसी को रख दिया जाए, ये बात नहीं है। आज के तारीख में जो नई परिस्थितियाँ उद्भव हुई हैं, उसके अनुसार उसमें तरमीमें आएंगी, चेंजेस होंगी, लेकिन वो एक ब्रॉड रास्ता था। अगर आप उस रास्ते को नहीं पकड़ेंगे, अगर इस तरह का मामला चलेगा, तो उसमें बहुत कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, न चुनाव के मैदान में और न एक नए देश बनाने के मामले में, न आम आदमी के जो सरोकार है उनको पूर्ति करने के मामले में। ये सब चारों तरफ से फेलियर है। वो तो हमलावर हैं जिनके हाथ में आज ताकत है, लेकिन इधर से जो अप्रोच होना चाहिए, जो एक बात होनी चाहिए, वो बात भी नहीं हो पा रही है। और उसमें सारे इंडिया के बाकी लोग काफ़ी साइलेंट हैं, तो बहुत साइलेंट है और साइलेंट निगोशिएट करते हैं वो लोग अपना अलग अलग। और हाल में जो ममता जी का बयान आया है, वो ममता जी हो, अखिलेश हो, केजरीवाल हो, तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव हो, इनका पर्सनल इंटरेस्ट टकरा रहा है। ग्लोबल इंटरेस्ट या एक एज ए इंडिया को लेकर के, इंडिया मतलब इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान को लेकर के उस तरह की कोई आइडियोलॉजी या उस तरह की कोई सोच शायद आइडियोलॉजिकल दैन्यता है। हाँ, आइडियोलॉजिकल दैन्यता है। अगर आप आज की तारीख में ये एकदम तय हो रहा है कि अगर आप आइडियोलॉजिकली कहीं थोड़ी बहुत स्टैंड नहीं लेंगे तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। और चूंकि ये आइडियोलॉजिकल दैन्यता बुरी तरह से छा गई हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, और दूसरी तरफ संघ परिवार है, मैं चाहे जो भी हो उसको एक आइडियोलॉजिकल एंटिटी मानता हूँ। वो अपनी आइडियोलॉजिकल एंटिटी को चला रहे हैं बिल्कुल मजबूती से, और उनके बाकी जो पूरे गेम्स हैं वो गेम्स को खेल रहे हैं, चारों तरफ से वो गेम खेल रहे हैं। तो ये जो बातें हुई हैं कि हम अब शून्यता में फंक्शन नहीं कर सकते, और इस पर कहीं न कहीं जो लोग जन सरोकार से रिश्ता रखते हैं उनको गहराई से सोचना चाहिए, उनको एक समझना चाहिए। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जी कि हम चुप रह जाएं, कुछ न कहें इस पे और सब कुछ हो। हर सवाल पे तो ये बातें हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। बहुत गूढ़ विषयों पर भी हम लोगों ने चर्चा की,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरी बातचीत के बाद जो निष्कर्ष के तौर पर मैं पहुंच पा रहा हूं कि आज ठीक है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के वैचारिक जो शून्यता है उस स्थिति में अपने आप को खड़ा करके एक तरह से आप जिससे लड़ रहे हैं उसी की वैचारिकी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से आज भले आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं लाभ नुकसान दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि आफ्टर ऑल एक दिन वो भी आएगा जब इसका नुकसान आपको सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा और आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो हम आप सबसे ये वीडियो कैसा लगा इस पर आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। आप सब ने हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान का पूंजीवाद, हिंदुस्तान का सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट, जैसा सर ने बताया कि 1955 से जो आइडियोलॉजी ले करके जो कुछ नया एक स्वरूप देने की कोशिश की, ठीक बात है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट, हम उसी को लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक खाका है, आपके पास एक प्रारूप है, उसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान में एक छोटी सी चीज निकलती है और उसके बाद उसको आधार बना करके बड़ी से बड़ी चीज निकाल दी जाती है। उस तरह से सोच रखनी पड़ेगी और उस तरह से विकास की तरफ सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में लोक कल्याणकारी राज का जो की बात है, वो उसको इग्नोर करके, उसको मिटा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज आखिर में अमेरिका ने ट्रंप को जिताया है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। उनको समझ में आया कि हमारे पास कुछ नहीं थे। आज हमारे पास उनके यहाँ भी वही संकट था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो चुका था, हम दूसरे देशों में जा करके कर रहे, तो वो चीज आज इंडिया में है और हम अमेरिका से कोई अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दी, हम लोग की बड़ी अच्छी चर्चा रही। हम लोग फिर मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।